हेलो गाइस। तो इससे पहले वाली वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी। तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डीएल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना, उसको मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णन की दिशा में भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट जब किसी पदार्थ, मतलब इन्हीं पदार्थ में से जिसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, तो ये क्या करती है, या तो इस तरफ रोटेट कर देते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये क्लॉकवाइज। आपको समझ में आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं? आप देखना, आपकी जो घरों में घड़ी लटकी होती है ना, वो ऐसे चलती है, इसी वजह से इसको क्लॉकवाइज बोल दिया जाता है, इस वाले को, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में भिन्नता दर्शाते हैं, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है, असममित कार्बन एटम होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और मैंने पहले भी बता रखा है, वह कार्बन जो चार डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। बहुत से इसे चिरैल और किरैल भी बोलते हैं, तो मतलब पता होना चाहिए बस आपको। अब ये जो समावेवी हम देखे ना, कि वह समावेवी जो प्रकाशिक समावेविता को शो करते हैं, ठीक है, वो डी और एल दोनों तरह के हो सकते हैं। जो डी होता है उसको दक्षिण ध्रुवण गुणक बोला जाता है, जो एल होता है उसको वाम ध्रुवण गुणक बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है, तो अब इसमें बताओ, आपको कहीं दिख रहा है कायरल कार्बन? मुझे तो दिख रहा है। देखो, CH3 हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे OH हो गया। देख लो, इससे चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। उसी तरह से आप लैक्टिक एसिड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में समझा दिया है, ठीक है। अब आपको मैं एक बार नोट्स के लिए बोल देती हूँ। तो अब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैम आप बोल के ही लिखवा दो, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बोल के लिखवा दूंगी, ठीक है। तो जो आइसोमेरिज्म समावेशिता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में देखा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि जिसके अंदर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होती है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आते हैं। अब ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये यहाँ पे चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, ये टोटोमेरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेटामेरिज्म है। हैंड राइटिंग आई होप समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पे अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं केमिस्ट्री देखती नहीं हूँ कि समझाना शुरू कर देती हूँ, भूल जाती हूँ कि स्क्रीनशॉट के लिए बोला है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, पॉज करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ ऐसा ही बनाओ, बट ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि एक पेपर में हर चीज़ लिख पाओ, ठीक है। या फिर मैं आपको समझाऊँ ना, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स आपको क्लास या कोचिंग में भी समझाते हैं तो साथ के साथ लिख लेते हैं, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या लगता है, इसमें इतना कुछ तो लिखवाया भी नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट टॉपिक के शॉर्ट नोट्स है, तो मुझे थोड़ा ना सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैं इनको कैसे लिखाऊं। समझाने के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूं, या समझाते समझाते ही बोल दूं कि साथ के साथ लिखते चलो। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके लिख सकते हो, ठीक है। पर ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम PDF भेज दो, इससे ईजी कुछ भी नहीं होता। मुझे पता है, मैं भी अपने टाइम में स्टूडेंट रही हूँ ना, PDF को हम कितना पढ़ते हैं या कितना सीरियसली लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब मैंने आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो वो सब तो मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताया था, बट जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, तो ये सब देखने वाले हैं अपन।
तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है तो देखना, इसमें समावेवी कार्बन श्रृंखला की संरचना में विभिन्नता दर्शाते हैं, हैविंग डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट इसमें जो कार्बन श्रृंखला होती है उसके अंदर डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसे कि C4H10 है ना, CH3 CH2 CH3 एन ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन। तो अब देखो आप, इसमें कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, मतलब इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिर भी इनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। ये एन ब्यूटेन इस वजह से आया है क्योंकि ये एक सीधी साखित श्रृंग है, राइट। और आइसो इस वजह से आया है क्योंकि इसमें ये वाली यूनिट जुड़ी हुई है, आइसो बोलते हैं इसको। बाकी दूसरी देखते हैं अपन स्थिति समावयवता। तो जो पोजिशन आइसोमेरिज्म होता है ना, इसके पास में क्या डिफरेंट पोजीशंस होती है, किस चीज़ की, फंक्शनल ग्रुप की। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ओनली पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, वो भी अलग अलग, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता है, ठीक है। या फिर ऐसे करके याद रख लो कि हैविंग डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। तो देखो C5H12O है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH ही है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH ही, बस इसकी पोजीशन चेंज हुई है। पेंटेन 1 ऑल पे यहाँ पे है और पेंटेन 2 ऑल पे यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि वहाँ ओनली फंक्शनल ग्रुप की मतलब पोजीशन चेंज होती है, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की चेंज नहीं होता है, राइट। तो अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होता है, जो समावेवी होते हैं उसके तो फंक्शनल ग्रुप भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे C4H6 है, तो देखो इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला सेम है ना, C4H6 का, बट ये तो ब्यूटाइन है और ये ब्यूट-1,2-डाइन है। अब ब्यूटाइन का मतलब क्या होता है, आइन कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, और डाइन इन कब आता है, जब डबल बॉन्ड लगे होते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसी वजह से इसको डाइन बोला गया है, ठीक है। डाइन मत कर देना, ठीक है। डाइन तो वो चुड़ैल होती थी, जब छोटे बच्चे थे तो बहुत डराते थे ना, अब तो बड़े हो गए हो सब। अब देखो टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म को कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु का पॉलीवेलेंट परमाणु से दूसरे पॉलीवेलेंट परमाणु पर माइग्रेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु इधर से उधर होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है टोटोमेरिज्म में मतलब कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन के परमाणु का ट्रांसफ़र होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। और साथ ही एक पाइप बॉन्ड की स्थिति भी बदल जाती है, जैसे C3H6O यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CON CH3 1 प्रोपेन 2 ओल से प्रोपेनॉन बन जाता है, प्रोपेनॉन से 1 प्रोपेन 2 ओल बन जाता है। इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे है ना, ये C डबल बॉन्ड O हो ही गया, ये CH3। अब आपको दिख रहा होगा ये मैंने क्या बना दिया, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को ही एसीटोन बोला जाता है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन ही इस बॉन्ड को दे देता है ना, बहुत दयालु है। तो अब ये इसके पास में पहले तो ये राजी राजी ले लेता है, बाद में पता चलता है वो बाप रे एक्सेस हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। और ऑक्सीजन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, क्योंकि बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना। तो अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया ना, इसी वजह से ये डबल बॉन्ड। और अब ऑक्सीजन के पास में माइनस आ गया, बट ये हाइड्रोजन बोलता है बेचारा कि मेरा तो कोई भी नहीं है दुनिया में, तो ऑक्सीजन बोलता है आजा आजा, मेरे पास वैसे भी बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो उससे थोड़े शेयर कर लेता हूँ। तो ये OH, ठीक है। ये आपको सिर्फ रामायण बताइए ताकि आपको थोड़ा हंसते खेलते समझा सकूं, अदरवाइज इतनी सी चीज़ समझ आ गई होगी कि हाइड्रोजन का क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट 1 मिनट ये और बता दूँ, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मेटामेरिज्म है ना, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, देखो फंक्शनल ग्रुप अगर समावेवी में अलग अलग हो गए तब तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, और फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज होगी तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। बट फंक्शनल ग्रुप के मतलब ग्रुप्स ऑन आइदर साइड मतलब इधर और इधर बीच में बेचारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला जो चेंज हो गया ना, ये और ये, तो भी
तो उसे मध्यवर्ती बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल दे रखा है C4H10O, है ना, C4H10O, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डाई एथिल ईथर, आपको इससे मेथिल एंड प्रोपिल ईथर भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो इसको डाईथल मतलब डाईथाइल ईथर बोला गया है। बट ये CH3 है तो इसको मेथाइल और इसको एन प्रोपाइल बोला गया है ना, इसीलिए ये मेथिल एंड प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। उसी तरह से ये आइसोप्रोपाइल है और ये मेथाइल है, तो आइसोप्रोपाइल मेथाइल ईथर हो गया। समझ में आ गया? अब एक बार मेरे साथ में वापस से रिकॉल करोगे, टोटोमेरिज्म के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन का मूवमेंट। चेन समव्यवस्था में क्या पढ़ा था? कार्बन स्केलेटन डिफरेंट डिफरेंट, है ना। हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। पोजिशनल में क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन अलग अलग। और हमने लास्ट में जो अभी मध्यवर्ती बताई है मैंने, इसमें क्या पढ़ा था? जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इधर, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इधर और इसके इधर, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। बट डिफरेंट चक्कर में ध्यान रखना हर जगह समावेशी होता ही वही है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। अब आपको, अब देखो, तो तैयार हो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए? हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और बाकी ये ज़रूर बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे और समझ में आया नहीं आया। जिसने पहले लिख रखा है वो रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से देख लो, और जिसने पहले नहीं देख रखा कोई बात नहीं, वो आप पढ़ लो और टेंशन मत लो। एक रेनू है, वो बहुत प्लीज़ प्लीज़ बोलती है, प्लीज़ इतना प्लीज़ मत बोला कर, है ना। मैं आपको वैसे तो नहीं जानती, बट सीरियसली जब भी इतना प्लीज़ बोलता है ना कोई भी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो टाइम की शॉर्टेज हर किसी के पास में होती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम होता है। बट मैंने आपको बोला है ना, मैं, आप टेंशन मत लो, आपकी केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूँगी ये सब चीज़ें। मुझे टाइम दो, 10-15 दिन तो लग ही सकते हैं 10 एक टॉपिक में, है ना। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करो, और तब तक कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप केमिस्ट्री पढ़ो, आप एक काम कर लो, बायोलॉजी पढ़ लो। बट उसका इतना प्लीज़ आता है ना, मैं जब भी मैसेज देखती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट पहले वीडियो अपलोड करूँ। बट वीडियो अपलोड करने के लिए ढेर सारा नेट चाहिए होता है, 2 GB से कुछ भी नहीं होता है ना। 2 GB से तो 15 मिनट की वीडियो नहीं डलती, सच्ची बात बता रही हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे भी नेट का वेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई काम हो गया तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ, है ना, आपको आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। पर टेंशन ना लो, मैं करवा दूँगी, ठीक है। और ये सीरीज़ स्टार्ट भी हुई है ना, तो ये ओनली रेनू की रिक्वेस्ट की वजह से, ठीक है। तो किसी और को भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको जाके थैंक यू बोल देना। मुझे नहीं पता, बट हाँ, क्योंकि ना उसने एक बार एक मतलब हिम्मत करी है। मेरे 1.5 घंटे के लेक्चर डाल रखे हैं, मैं देखती थी कि इनको कोई भी नहीं देखता, बट वो उसका पहली बार कमेंट आया और उसने एक ही वो चीज़ बोली थी कि मैम आप ना प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनवा दो। आज से कम 5-6 दिन पहले की बात है, और तभी से मैंने सोचा था कि यार हाँ, शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और ये थोड़ा डिफरेंट भी है, आपको हर किसी चैनल पे नहीं मिलेगी इतनी मेहनत की हुई और इतने अच्छे नोट्स, राइट। तो इसी वजह से, बाय द वे थैंक यू रेनू, तेरी वजह से मेरे को इतना अच्छा आइडिया आया, है ना। अब ये वीडियोज हमेशा रहेगी तब तक रेनू का नाम आएगा, बट यह उसने रियली बहुत रिक्वेस्ट की थी, और मेरे को सीरियसली नहीं पसंद कोई इतना प्लीज़ बोले, तो इसी वजह से वीडियो के बीच में बोलना पड़ रहा है कि मैं करवा दूँगी टाइम मिलते ही, आप प्लीज़ मुझे इतना प्लीज़ ना बोलें, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा, चले नेक्स्ट पेज पे। देखो इसके अंदर हम ओनली इंटरमीडिएट्स देखने वाले हैं, है ना, तो आप ओनली इंटरमीडिएट्स भी हेडिंग लगा सकते हो। आपको रिएक्शन में किस मैकेनिज्म में थोड़ा सा लेट बताऊंगी। तो देखो सहसंयोजक, अब देखो आपने, मैंने तो बोल दिया इंटरमीडिएट्स होते हैं, बट इंटरमीडिएट्स बनते कैसे हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है इजीली, तो कुछ तो होता होगा ना कि इसके ऊपर प्लस आता है या इसके ऊपर माइनस आता है या फिर फ्री रेडिकल बनता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका क्या होता है? विखंडन होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो 2 तरह से टूट सकता है। उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है ना, उसको समांश विखंडन बोला जाता है, और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को विस्मांश विखंडन बोला जाता है, ठीक है। और जो समांश विखंडन होता है उसके अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से बंध से जुड़े दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। अब देखो
ऐसे याद रख लो, जो समास विखंडन है ना, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो सम में है ना, उसके अलावा होमो से भी आप आइडिया लगा सकते हो। फिर भी याद रख लो कि जो भी बॉन्ड से जुड़े हुए ये एटम है ना, ये ऐसे हैं कि अपना अपना हक लेके जाते हैं। इनके मतलब इनके बीच मतलब वो प्यार वाला सीन नहीं है कि एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग कर दे, राइट। तो ये तो भाई ऐसे भाई हैं जिनको दोनों को हिस्सा चाहिए, है ना। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन, और सही बात भी है ना। आजकल सब अपना हक लेते हैं, तो ये तो कार्बन रहेगा, ये तो पक्का लेंगे, है ना। इनके बिना तो केमिस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो सोचो केमिस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिस्ट्री में कार्बन जान डाल देता है। बहुत बकवास हो गई ना, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो सीधी सी बात ध्यान रखो, ये कार्बन जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेके अलग हों, है ना, तो समांश विखंडन होता है। बट अगर कोई भी कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, है ना, तो ये हो जाएगा विस्मांस विखंडन। इस बेचारे को कुछ मिला नहीं तो इस पर प्लस आ जाएगा, और इसको सब कुछ ही मिल गया तो इस पर माइनस आ जाएगा, है ना। पता है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस चार्ज आता है, और जब ऐसे टूटता है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो अब बता देती हूँ आपको कि कहाँ क्या लफड़ा है। तो देखो, समास विखंडन में होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं, है ना। CH3 आप ये देख रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एक लेके ये फ्री रेडिकल्स बन गए, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। विस्मांस विखंडन क्या होता है, सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। अब जैसे ए बी है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों बी ले गया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उसका आपको ऋणायन देखने को मिलता है, और जो नहीं लेके जाता बेचारा खाली रह जाता है, उसको धनायन बोला जाता है। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपको ये तो पता ही है ना, तभी तो प्लस चार्ज आया है, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। अब देखो, ध्रुवीय अणु, अगर आपसे कोई पूछ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल में ध्रुवीय अणु दे दे जैसे कि HCl वगैरह, और ध्रुवीय विलायक दे दे, आपको पता है ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, मतलब जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है H2O में H की और ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आप हो सकता है, और H पे पार्शियल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बॉन्ड क्लीवेज हेट्रोलाइटिक टाइप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस बॉन्ड में ध्रुवणता आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे A+ मतलब पार्शियल पॉजिटिव है और B पार्शियल नेगेटिव है, तो ये तो बेचारे खुद ही चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी टूट जाएं, समझ रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको हेट्रोलाइटिक टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है, क्योंकि जिसके पास में पार्शियल नेगेटिव होगा वो तो यही चाहेगा ना, मतलब वो इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और फटाफट अलग हो जाएगा। अब इसके अलावा देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर जो रिएक्शन के टाइम में अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तब अस्थायी पदार्थ बनते हैं, यदि अभिक्रिया, यही अभिक्रिया मध्यवर्ती है। तो देखो, आप लोग इतना ध्यान रखो, रिएक्शन के अंदर जब आप बहुत सारी मैकेनिज्म भी पढ़ते हो डिटेल में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो भी आपको दिखे वो मध्यवर्ती है, ठीक है, बीच के अंदर। मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होएगा तो यहाँ बीच में प्रोडक्ट बनते हैं, उनको मध्यवर्ती बोलते हैं, और ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं होते, और स्थायी होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो इंटरमीडिएट का क्या काम, राइट। और सब अपने काम से काम रखते हैं आजकल, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता। यदि अभिक्रिया मध्यवर्ती है, यदि अभिक्रिया मध्यवर्ती मतलब यही अभिक्रिया यही लिखा हुआ है, ठीक है, मैं खुद इसको 2 बार यदि बोल चुकी हूँ। अब देखो, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ठीक है, अपन कार्बिन भी देखेंगे। तो जो फ्री रेडिकल होता है पहले वो बता देती हूँ वो क्या होता है। तो देखो, फ्री रेडिकल क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास में ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, ऑड का मतलब क्या है, मान लो किसी के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो कपल में रहेंगे, मतलब लॉन पेयर में रहेंगे, बट एक तो रह गया ना अलग, तो इसी वजह से ऑड लिखा हुआ है, ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब जो यहाँ पे एक सेकेंड,
तो फ्री रेडिकल का सबसे पहला पॉइंट यही था कि ये और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल में जो कार्बन होता है, जैसे ये CH2 कार्बन ले लेते हैं अपन, तो इसमें ये जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उनके बीच वो मतलब प्लेनर होते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का वो लोग कोण बनाते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, कैसा भी हो, चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, पर ये कभी भी नहीं चाहेगा मैं सिंगल ही मर जाऊँ, ठीक है, ये भी चाहेगा मैं डबल हो जाऊँ। तो बात ये है कि स्टेबिलिटी के अंदर देख कैसे भी करो, आपको ये दिखने को एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा इनके ऊपर, बट फिर भी बेचारे ये इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप लोग अब बताओ, मैंने आपको अभी ट्रेनिंग प्रभाव वगैरह पढ़ाने वाले हूँ कि इसी टॉपिक में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, बट आपको किसी को भी पता है तो अच्छी बात है। और बताओ, अब आप एक काम करो, अपना आंसर खुद के मन में सोच लो। तो देखो, प्लस आई इफेक्ट का क्या होता है ना, कि जैसे CH3 हो गया है ना, C2H5 हो गया, ये सब प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। बट जैसे ClPr हो गया, ये माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो जो CH3 वगैरह हो गया ना, प्लस आई इफेक्ट वाले, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा ना, समझ रहे हो। इसी वजह से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ऐसा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर लास्ट में मैथाइल। क्यों? क्योंकि R3C के रूप में C ऐसे लिखते हैं 3 डिग्री को। तो देखो, जो 3 डिग्री के अंदर जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है उस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, क्योंकि R3C का मतलब है, जैसे CH3 मान लो, 3 CH3 जुड़े हुए हैं या फिर 3 C2H5 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वाला रेडिकल है। तो देख लो, इस वाले कार्बन से 3 ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो अपना प्लस आई इफेक्ट लगा के इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन वाली बुक को थोड़ा शांत कर सकते हैं, ठीक है। तो R3C, अब अगर आप लोग अभी भी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन में कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखा करो, CH2 के ऊपर जैसे प्लस माइनस या फ्री रेडिकल है तो उसका आप प्राइमरी में कंसीडर करोगे। अगर ऐसे ध्यान रख लो कि अगर जैसे ये है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो ऑब्वियस एक कार्बन से जुड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो प्राइमरी, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा रहता है जैसे R2C में जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो टर्सरी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपको ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है ना, फाइनल रिंग जब होती है ना तो ये फ्री रेडिकल अच्छे से मूवमेंट कर सकता है, अच्छे से घूम सकता है, कहने का मतलब अच्छे से डीलोकलाइज्ड हो सकता है रिंग के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से जब फाइनल रिंग लगी होती है, ये C6H5 को ही PH लिखा गया है, इसको फाइनल रिंग बोला जाता है। तो जब फ्री रेडिकल पे 3 फाइनल रिंग लगी होती है ना तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में 2 वाला, उसके बाद में 1 वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यहाँ मतलब कहीं से भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर के कुछ भी 2-3 दे के पूछा जा सकता है। तो देखो, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये मैथाइल, ये तो वही है एज इट इज़। बट ये ध्यान रख लो कि जितने ज़्यादा फाइनल रिंग होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम नाइट्रीन क्या, अभी तो हमने कार्बोकेटाइन ही नहीं देखा। तो देखो, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ध्यान रखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज थी, कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। उसके अंदर भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था और प्लेनर स्ट्रक्चर थी। इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर उसमें भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था, इसमें भी वही है। और इसमें बेंजील, इतनी अच्छी डिज़ाइन कैसे बन गई पता नहीं। देखो, उसके अंदर बेंजील कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में टर्सरी, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में मैथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये बिल्कुल फ्री रेडिकल जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है। अब देखो, कार्बोरेनाइन, बट वैसे कोई सिमिलरिटी नहीं है इनमें, पहले ही बता दूँ। तो कार्बोरेनाइन में ये चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं बताऊँगी आपको क्यों। तो देखो, नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे, और ये ध्यान रखते हैं यहाँ पे जो कार्बन होता है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। क्यों होता है, मतलब क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल के अंदर और कार्बोकेटाइन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो क्या पता जल्दबाजी में आप इसे भी sp2 ही पढ़ लो ना, ये sp3 होता है।
पिरामिडल शेप होती है। पिरामिडल शेप क्यों होती है इसकी, मतलब पिरामिडल शेप क्यों होती है? पिरामिडल शेप होती है क्योंकि ये sp3, जैसे आपने अमोनिया देखा है क्या? देखा ही होगा। तो अमोनिया में यहाँ पे होता है एन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पर एच। तो ये बिल्कुल एक पिरामिडल शेप है ना। इसको ऐसे समझो, इसको आपने हाथ में पकड़ रखा है, लॉन पेयर को समझना है ओनली, बोलना मत कि इसलिए मैंने पकड़ा। और ये यहाँ पे ऐसे है। आपने अम्ब्रेला देखा है ना, छतरी, छतरी को आप खोलते हो तो वो थोड़ा ऐसे ही खुलता है ना। अरे बारिश में छाता, तो ये पिरामिडल शेप जैसा हो जाता है, ठीक है। ये वाला पिरामिडल शेप लॉन पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो देखो, जब शेप पूछी जाती है ना आपसे, तो इस लॉन पेयर का कोई मतलब नहीं होता है, इसको कंसीडर नहीं करते। बट जब ज्योमेट्री पूछी जाती है तो इस लॉन पेयर का काम होता है, इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी उस इसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये चाहेगा ही नहीं मैं और इलेक्ट्रॉन लूँ। इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पहले से बिल्कुल उल्टा होता है। 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, ठीक है। और हाँ, मेथाइल कार्बोनाइन आया तो वो उससे भी पहले आ जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे CH3 वगैरह का कुछ लगा हुआ होगा। तो जब कार्बोनाइन के पास में ऑलरेडी इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, वो तो खुद बोझा मर रहा है कि भाई कोई मेरा वजन उठा ले, हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। तो आप खुद सोचो, वो और इलेक्ट्रॉन लेके लेना क्यों चाहेगा? इसी वजह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने को मिलता है। सेकंड नाइट्रीन है। नाइट्रीन क्या है? ये उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती है। नाइट्रोजन के पास में क्या है? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है किसी के आसपास, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरह से? एक तो बॉन्ड पेयर होता है, 2 लॉन पेयर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और नाइट्रोजन के ऊपर 5 तो होते ही हैं, तो 5 और ये 2, 1 मिनट, 5, 1 2 3 4, 4 हैं, क्योंकि इसने एक तो अपना बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ में ले लिया ना। अदरवाइज आपको पता है नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लॉन पेयर हो गए। इसके बाद में कार्बिन देखते हैं, तो देखो कार्बिन और नाइट्रीन की कुछ रिएक्शंस बहुत ही कॉमन है। तो कार्बिन भी उदासीन होता है, नाइट्रीन भी उदासीन होता है। कार्बन पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, है ना। और कार्बिन 2 तरह के होते हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो समान हो जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पे देखा जा सकता है या देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों का चक्रण समान होने की वजह से इन दोनों में लड़ाइयाँ होती है और ये अपने अपने रूम में जाके रहने लग जाते हैं, समझ गए। मतलब अपने अपने कक्षक में, मतलब अलग अलग कक्षक में रहते हैं। तो अलग अलग कक्षक में रहते हैं और इनकी चक्रण समान होने की वजह से ये क्या करते हैं, जब 2s+1 होता है ना, तो आपको पता है अगर इसका प्लस हाफ है ना, इसका भी प्लस हाफ ही हो गया क्योंकि सेम चक्रण है। तो प्लस हाफ 1 बन गया, तो आप ऐसी जगह 1 लिख सकते हो। तो 2 1+1 करके, मतलब 2 × 1+1 करके आपको, आप देखोगे कि आपको 3 मिला है, ठीक है। अब ये 3 क्या है? ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताता है। और ये 2s+1 फॉर्मूला क्या था? ये भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। अब देखो सिंगलेट क्यों बोला है? क्योंकि सिंगलेट में क्या होता है ना, एक ही कक्षक में ये रह लेते हैं, क्योंकि इनके जो चक्रण है वो विपरीत होते हैं। विपरीत होने की वजह से ये एडजस्ट कर जाते हैं एक में, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत है जब एक कक्षक में रहते हैं और युग्मित रहते हैं, ठीक है। अब सिंगलेट क्यों आया? क्योंकि देखो एक का अगर इसका प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ है, तो इसका माइनस हाफ होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक सेकेंड, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। अब प्लस हाफ और माइनस हाफ की अगर आप लोग बात करो, है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो एक दूसरे को ये लोगों ने काट दिया ना। माइनस हाफ को आप प्लस हाफ से काट सकते हो, तो यहाँ से तो आपको 0 मिल गया। तो 2s+1 फॉर्मूले के अंदर जब s की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 भी ढेर हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी टकराएगा वो 0 बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे +1 बच गया है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, वो बन हो जाएगी। इसी वजह से इसको सिंगलेट बोला गया है और इसको ट्रिपलेट बोला गया है। अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से अपने नोट्स बनाओ, ठीक है।
और किसी ने साथ साथ बना ली और साथ साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोलूँगी। तो देखो, सबसे पहले इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया मैंने आपको कि कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में मतलब होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बताया। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते कितने तरह के हैं वो चीज़ बताई आपको। फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन और कार्बोरेनाइन क्या होते हैं वो बताया, है ना। उसके बाद में मैंने आपको नाइट्रीन और कार्बिन के बारे में बताया है, और ये वाले ऑर्डर पक्का ध्यान रख लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में कार्बिन के बारे में बताया है, ओके, कि कार्बिन जो है वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दो तरह की होती है। आपने ये सब लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ नोट डाल के लिख लेना कि जो राइमर टिमान अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन बनता है। मैंने ऐसे सवाल देखे हैं जहाँ पे क्या करते हैं ना, रिएक्शन का नाम दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि मध्यवर्ती के रूप में कौन बनेगा। मतलब जैसे कार्बेनाइन दे दिया ऑप्शन में, कार्बोकेटाइन दे दिया, कार्बिन दे दिया, नाइट्रीन दे दिया, तो आपको अगर पता होगा तभी आप ये करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो राइमर टिमान अभिक्रिया होती है, उसके अंदर मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन बनता है। अब देखो अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो अटैकिंग रिएजेंट में आपको मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताने वाली हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाले अभिकर्मों को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। पॉजिटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं ये, ठीक है। अब लुईस एसिड व धनावेशित अभिकर्मक, देखो जो लुईस एसिड होते हैं ना वो भी इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं, राइट। और लुईस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ से तरफ देखा जाए तो एक तरह का अट्रैक्शन ही हुआ ना। इसी वजह से जो लुईस एसिड होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और धनावेशित अभिकर्मक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो तो चाहेंगे ना फटाफट इलेक्ट्रॉन्स लेना, इसी वजह से। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है। और H+, H3O+, NO2+, NO+, Br+, है ना, ये सब क्या है, ये सब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल दिए हैं। आपको हल्का फुल्का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो पता ही होना चाहिए। देखो ये सब आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये चीज़ ध्यान रख लेना, इनके बिना आप ऑर्गेनिक में कहीं पर भी स्टे नहीं कर पाओगे, है ना। ऑर्गेनिक आपको फटाक से बाहर निकाल देगी अपने केमिस्ट्री से। बट आपने अगर जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो H+, H3O+, NO2+, NO+, है ना, Br+, ये सब हो गए। ये वाले तो हो गए न्यूट्रल, क्योंकि आपको बताया था या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो धनावेश को अट्रैक्ट करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये तो पहले ही पता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, और है ना प्लस प्लस को रिपेल करता है। मतलब सेम जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनको भी अलग कर दिया है क्या, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल लिख लेना है। उसके बाद में मैं आपको सहसंयोजक बंध के बारे में बता देती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता रही थी ना। एक काम करें क्या, ये 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बट ऐसे तो टुकड़ों में तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो सहसंयोजक बंध के अंदर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन की बात हो रही है ना सहसंयोजक बंध में। तो प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, किसी अणु में परमाणु, आपको पता है अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। तो किसी अणु में परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर होने के कारण ध्रुवीकरण होना, मतलब वही पोलराइज्ड हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी आप बोल सकते हो, है ना। ध्रुवीकरण होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप प्लस एक मिनट, प्रेरणिक प्रभाव में यही होता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, या एक इलेक्ट्रॉन अपने, मतलब या तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आगे देखती हूँ, आगे बताती हूँ। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ ध्यान रखना
कि एक तो ये चीज़ की जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, वो परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, वो किसी रिएजेंट से इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में समझाऊंगी। बाकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है जब संतप्त कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो एंड ऑफ द कार्बन चेन, मतलब अगर कार्बन चेन के आखिरी एंड में ये जैसे NO2 लगा हुआ है या CN लगा हुआ है या COH लगा हुआ है या F या Cl, तो आपको पता है ये माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है N की, NO2 की, CN की, COH, F, Cl, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। अब देखो ये भी कैसे डिसाइड करेंगे, आप रेफरेंस के तौर पे CH मान लो, है ना, और आपको पता होगा कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। बट अगर हाइड्रोजन की जगह ऐसा एटम लगाती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई प्रभाव बोला जाएगा। और हाइड्रोजन की जगह ऐसा लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से भी कम हो गई भाई, वो तो क्या ही मांगेगा आप, है ना, तो प्लस आई प्रभाव शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ऑर्डर तो ध्यान ही रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NO2 का, CN का, COH का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। आपको वैसे ये चीज़ याद हो जाएगी, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो वैसे भी आप X लिख सकते हो और ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। बाकी मैं क्यों बता रही हूँ, ये ध्यान रखना है क्योंकि जब एसिड बेस पढ़ते हो ना आपकी, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है या किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो बेसिकली क्या होता है एसिड में, जो H+ इजीली रिमूव करते हैं वो एसिड होता है, राइट। तो H+ रिमूव कौन करेगा, है ना, जो उस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी ओर खींच लेगा। खींचने की वजह से क्या होगा, फटाफट H+ में कन्वर्ट होगा और वो बाहर हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा मतलब जितना पावर वाला माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला लगा होगा ग्रुप, उतना ही वो अच्छा एसिडिक होगा, राइट। और प्लस आई इफेक्ट वाले उसके एसिडिटी को कम करेंगे, इसीलिए बता रही हूँ, मतलब ये ऑर्डर ध्यान रखना, कहीं से कहीं भी पूछा जा सकता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं ऐड कर लेना, अब मैं भूल गई थी, मतलब ये लिखवाते टाइम, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर DNP, ठीक है, D डिस्टेंस के लिए है, N नंबर ऑफ इनके लिए सब्सटीट्यूएंट जैसे NO2, CN वगैरह, और P पावर के लिए। तो ये देखो, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये सब किस में आएगा, ये आएगा पावर में। तो अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसे वाले ग्रुप लगे हैं तो सबसे पहले आप ये देखोगे डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस का मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ना, और यहाँ पर लगा हुआ है कोई I ग्रुप, राइट। एक मिनट में इसे क्लीन ही कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ना, और यहाँ पे मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब यहाँ इस बॉन्ड से बहुत ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, क्योंकि पास में यहाँ से थोड़े से कम, यहाँ से थोड़े से कम और यहाँ से तो ना के बराबर, समझ गए। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट उसका कम होता जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखोगे डिस्टेंस, उसके बाद में आप देखोगे नंबर्स। जैसे यहाँ पे एक फ्लोरीन पास में लगा हुआ है, दूसरा आप यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 F लगे हुए हैं ना, और आपको बोला गया है कि आप इसी के मतलब इसी कार्बन के ऊपर देखोगे अब इफेक्ट। तो देख लो इस कार्बन से तो ये पास में है ना, तो इसका ज़्यादा है, इसका कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फ्लो डिस्टेंस को अपन प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में नंबर देखते हैं और उसके बाद में पावर देखते हैं। पावर का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो कंपाउंड के अंदर एक जगह क्लोरीन दे दिया और एक जगह फ्लोरीन दे दिया, तो आपको ये चीज़ तो पता है ना कि जो फ्लोरीन है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, वो ज़्यादा होता है, राइट। तो अब आपसे पूछ ले फ्लोरीन का ज़्यादा लगेगा या क्लोरीन का, तो यहाँ पावर जीत जाएगी, क्योंकि देखो सेम कार्बन पे डिस्टेंस सबसे सेम हो गई। ये फ्लोरीन कार्बन यहाँ पे भी होगा, फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ होते तो भी चल जाता है, क्योंकि आपको डिस्टेंस सेम देखनी है ना। डिस्टेंस सेम होने के बाद में आप नंबर जाओगे कि कितने नंबर हैं भाई, तो कितने कैंडिडेट के साथ आया है, और अगर वो भी हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पावर देखनी है, ठीक है। तो DNP से ध्यान रख सकते हो आप कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैम आप बहुत ज़्यादा समझा रहे हो, हमें इतना नहीं समझना, हमें सब आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं जल्दी जल्दी ओनली शॉर्ट नोट्स लिखवाने की फ्री हो जाऊँगी। बट मेरा समझाने का मतलब क्या है, अब आप बताओ आपने शॉर्ट नोट्स के लिए क्यों बोला, इसीलिए बोला ना कि
ताकि आपकी केमिस्ट्री और अच्छी हो सके। तो अगर आप लोग अगर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तो कहीं ना कहीं तो माइंड में जा ही रहा है ना वो चीज़ें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, इसमें मुझे मेहनत भी डबल लग रही है, बट अगर आप लोग बोलोगे तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। ये सीरीज सिर्फ आपके कहने पे चलाई जा रही है। तो देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, मतलब टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर मेथाइल का। और ध्यान रखना जो हाइड्रोजन के ये होते हैं ना आइसोटॉप्स, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन है ना, तो ट्राइटेरियम का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद में ड्यूटेरियम का, उसके बाद में हाइड्रोजन का। मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, है ना। तो देखो, मैंने आपको डीएनपी के बारे में बता दिया क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डीएनपी डिपेंडेंट होता है। डी मतलब डिस्टेंस, उसके बाद में नंबर, उसके बाद में पावर, राइट। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है, अब आपको अगर ये मैंने पहले बता दिया है तो कोई बात नहीं, मेरे को ये चीज़ बतानी थी और इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बट फिर भी क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बता दिया, बाद में समझ में आया कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, तो इसी वजह से। तो देखो, डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये यहाँ पे जैसे कोई कार्बन चेन है, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये इस वाले कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वाले से कम, और इस वाले से तो उससे भी कम, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज़ देखो, अब ये फ्लोरीन और कार्बन के डिस्टेंस पे मैटर कर रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है ना। ये एरो ऐसे लगा लो, खींचने के, ये देने के, इलेक्ट्रॉन लगा, एरो लगा दी मैंने गलती से। उसके बाद में इससे, और उसके बाद में इससे, उसके बाद में सबसे कम। तो डिस्टेंस सबसे पहले देखोगे आप, है ना, अगर आपको देखने की जरूरत पड़े। उसके बाद में देखोगे आप, उसके बाद में देखोगे नंबर, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, 2 नंबर मतलब 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पे 1 फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब चाहे आपको इस कार्बन पे मतलब डिस्टेंस की बात करते हैं, चलो आपको इस कार्बन पे देखना है इन फ्लोरीन का, तो आप ऑब्वियस है इस कार्बन पे अगर यहाँ पे कोई फ्लोरीन लगा होगा तो वो तो कम करेगा ना, मतलब कम खींचेगा, क्योंकि इधर तो 2 ही कार्बन से डिस्टेंस है और इधर भी 2 ही कार्बन से डिस्टेंस है, तो सेम चीज़ होगी। जब डिस्टेंस सेम हो जाती है तो आप देखोगे नंबर, जहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे एटम्स, मतलब ऐसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन दें या इलेक्ट्रॉन ले, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले या माइनस आई इफेक्ट वाले, तो वहाँ पे पावर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आप जाओगे पी पर, पी मतलब पावर है यहाँ पे, जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन 2 अलग अलग दे दिए, तो ध्यान रखना क्लोरीन जो है वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर सकता है, ओके। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने यही तो ऑर्डर बताया ना, तो इस वजह से इसी वजह से कहा गया है आपको कि ये ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में और पेपर में काम आ जाता है। तो इसके बाद में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो देखो, ये प्रभाव परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होता है। मतलब ये कब होता है, ये होता है अभिकर्मक की डिमांड पर, है ना। और ये प्रभाव देखने को मिलेगा अभिकर्मक की डिमांड पे, इसीलिए बोला था मैंने कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो तो परमानेंट होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से होता है, किसी की डिमांड पे नहीं होता, है ना। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है वो रिएजेंट की डिमांड पे होता है, और ये प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े परमाणुओं में से एक परमाणु की तरफ क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ना शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी दोनों। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसके अंदर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बताया था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो जाता है ना। और ये कब तक रहेगा, ये ऐसा है जैसे कि कोई भी उद्यमी बच्चा है ना, कुछ नहीं करता काम ढंग के, टीचर आया डंडा लेके, जब तक टीचर डंडा लेके खड़ा है ना, डंडे को मान लो आप रिएजेंट, जब तक आपको डंडा दिख रहा है ना, याद होगा। अब तो खैर मारना पीटा बंद हो गया, आपको अपने स्कूल के दिन तो याद होंगे, नीम की छड़ी, राइट। किसी को नहीं पड़ी मार तो बढ़ गया, और किसी को पड़ी तो कोई बात नहीं, सबको पड़ती है। तो जब तक वो डंडा है तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अपना सब काम करोगे, और जैसे ही मास्टर जी बाहर वैसे ही उदम चालू, राइट। तो ऐसे जो रिएजेंट की वजह से ही यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का रिप्लेस मतलब ये होता है ट्रांसफर, और जैसे ही रिएजेंट बाहर वैसे ही ये सब खत्म, इसी वजह से इसको टेम्परेरी इफेक्ट बोला है। अब आप ये चीज़ मत लिखना, क्योंकि क्या है ना, आप ये लिखा तो सही है बट आपकी समझ नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेम चीज़ मैंने अलग तरीके से लिखी है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। ये देखो,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, है ना। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर परमाणु समूह से दूर हो तो प्लस ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र परमाणु समूह की ओर हो तो माइनस ही। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी और आप बोलोगे मैम हमने तो लिखा ही नहीं। तो मैंने आपको रायमर-टिमान अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बन बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात बताई है। उसके बाद में मैंने आपको अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बताया है ना। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया है। उसके बाद में सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन के लिए अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हमने उसके ऑर्डर देखे, ऑर्डर के बाद में हमने इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव देखा, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव देखने के बाद में हमने, ये आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ तक लिख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो और फिर दो परेशान रहो कि यार ये भी बता दिया ये भी बता दिया। तो अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का परमाणु समूह से दूर होता है तो प्लस ई इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर परमाणु समूह की ओर होता है तो माइनस ई इफेक्ट है। आई नो कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के रूप में देख लो। देखो पहले यह ध्यान रख लो, प्लस ई प्रभाव वाले समूह कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडनॉक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी, है ना, एल्कोक्सी। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे ही, ऑब्वियस है। तो प्लस ई प्रभाव वाले समूह है ये, और प्रभाव उत्पन्न करने माइनस ई प्रभाव वाले कौन से हैं? माइनस ई प्रभाव वाले NR2 हो गया, O हो गया, S हो गया। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा हो गया, है ना। तब देखो, ये ट्रांसफर परमाणु की ओर और परमाणु से दूर का क्या मतलब था? ये देखो यहाँ पे एक ये मैंने बना रखे है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मल्टीपल बॉन्ड्स पे देखने को मिलता है, मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ना। जिस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिधर से शिफ्ट होते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो ऑब्वियस है, माइनस इधर आया, और अगर अभिकर्म कोई मतलब इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो कहाँ जुड़ेगा? यहीं जुड़ेगा ना, राइट। और अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो कहाँ जुड़ेगा? प्लस वाले की तरफ। तो हम आप एक चीज़ ध्यान रखना, परमाणु की ओर और परमाणु से दूर, है ना। मान लो अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप खुद बताओ कि अगर ये वाले ग्रुप हुए, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? आपको पता है, इज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे। न्यूक्लियोफाइल हमने किस में जोड़ा है? इसमें जोड़ा है ना। तो इस वाले परमाणु को देखो, ठीक है, और अब देखो इस एरो को, बड़ा कर दिया ना मैंने अब तो इस एरो को, अब देखो अच्छे से, तो ये इस परमाणु से दूर जा रहा है, राइट। तो यही चीज़ लिखी हुई है, परमाणु समूह से जो दूर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं ना, वो प्लस ई इफेक्ट शो करते हैं। इसी वजह से प्लस ई के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया है। बट अगर ये देखना, आप दूसरी वाली, ये वाला देखना है ना, एक सेकंड इसको क्लियर कर दूँ वरना आपको कुछ नहीं दिखने वाला। इसके अंदर देखो, इसके अंदर अभिकर्म आपने माना है कि मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मान लो ये वाले सब मान लो N+R2 वगैरह, है ना। तो क्या होगा, ये जो मतलब मूवमेंट है वो परमाणु समूह की ओर होता है। क्यों? क्योंकि आपको इस बार कार्बन माइनस वाले पे ये जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल, आप तो इजीली याद रख लो, वैसे ऐसी कोई ट्रिक तो नहीं है, बट फिर भी कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह होते हैं ना वो प्लस ही प्रभाव वाले समूह है, और जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह होते हैं ना वो माइनस ही प्रभाव वाले समूह है। और एक चीज़ हो, जो प्लस ही प्रभाव वाले समूह है उसमें परमाणु समूह से दूर की ओर एरो का साइन होगा, मतलब ट्रांसफर होगा, और माइनस ई के अंदर परमाणु समूह की ओर होगा। अब इनको कैसे याद, देखो ये ना ऐसे कोई नहीं पूछना आपसे कि किस में कौन सा इफेक्ट है ये, और ये इतना यूज़ भी नहीं आता। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये काम आते हैं। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आप तो बस इतना ध्यान रख लेना कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। और बाकी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लिखा तो खरीजी लैंग्वेज में ही है, बट ये थोड़ा है ऐसा, है ना। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रख लो, प्लस ही प्रभाव वालों में ये न्यूक्लियोफाइल जैसे आते हैं तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाके जुड़ेंगे? जहाँ पे प्लस होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो परमाणु से दूर जा रहे हैं, ये है ना। और परमाणु से दूर जाने वाले किस में आते हैं? प्लस ही शो करने वाले ग्रुप में। प्लस ही में कौन आए? ये वाले, ठीक है। तो ऐसे आप माइनस ही का भी ध्यान रख लेना, अति संयुग्मन।
हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जिन यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके असंतृप्त कार्बन। अब ध्यान रखना, संतृप्त अपन किसको बोलते हैं, मतलब सैचुरेटेड कौन होता है, अनसैचुरेटेड कौन होता है, मतलब अनसैचुरेटेड में देखो असंतृप्त कार्बन से मतलब है, तो अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं ना। एक सेकेंड, इन्होंने ये बोला है कि जिन यौगिकों में CH बॉन्ड, मतलब मान लो ये वाला CH बॉन्ड है, असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, मतलब इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वहाँ एक स्पेशल रेजोनेंस देखने को मिलता है जिसमें CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई डिलोकेलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो पहले तो ये समझो आप, संतृप्त कार्बन क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। देखो संतृप्त कार्बन वो होता है ना, संतृप्त कार्बन वो होता है जिसके अंदर कार्बन के ओनली सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वगैरह, ये संतृप्त में आता है। बट अगर किसी यौगिक में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं ना, तो फिर ये असंतृप्त में आएगा, ठीक है। इसको आप अनसेचुरेटेड बोलते हो और इसको आप सेचुरेटेड बोलते हो। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा CH बॉन्ड, मतलब जिन यौगिकों में जो CH बॉन्ड है वो असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो मतलब ये असंतृप्त कार्बन परमाणु है ना, इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में क्या हुआ ना कि CH ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए इस बॉन्ड पे, और ये इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर हो गया। क्यों क्या होता है ना, ये जब CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा होता है तो CH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले ट्रांसफर कर देता है या ले लेता है। क्योंकि क्या है ना कि CH के आपको भी पता है कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसने ऑलरेडी CH के साथ में एक बना रखा है, इधर डबल बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, तो इधर एक बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस इधर एक बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी वजह से आपने पूरी ऑर्गेनिक में देखा होगा कि कार्बन ऐसे कुछ लेता है तो ऐसे कुछ दे देता है। ये भाई किसी का उदाहरण नहीं रखता है ना। अब देखो सी एच टू माइनस, क्योंकि इसने लिया है तो माइनस आ जाएगा ये H प्लस की तरफ में। अब ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैम नियान के बीच में बॉन्ड बनाना भूल गए, नहीं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का फिर मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। अदर जूल में झूलता रहता है, तो हो सकता है ये वाला बॉन्ड हो जाए ऐसे, या फिर ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, तो तीनों प्रोबेबिलिटी बना दी है ना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे कि ये अब देखो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इससे ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 ये CH3 ये CH3। तो आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोला जाता है ना, और अल्फा से भी कोई कार्बन जुड़ा होता है तो उसको बीटा बोलते हैं, उससे भी कोई जुड़ा होता है तो उसको गामा, और उसके बाद में डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे देखना है आपको हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। सबसे ज़्यादा हो गया 12। इसके बाद में 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 9 हो गए। उसके बाद में 3 यहाँ पे और हाँ 3 यहाँ पे है, और इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ध्यान से देखो, इसमें ये किसी और कार्बन से जुड़ा होता है तब देखते हैं अपन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बतानी थी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर CH3 ग्रुप मतलब बना बढ़ा है अगर आपने, तो उससे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो ये मैंने बनाया है ना, ये कोई खेलने के लिए नहीं बनाया है, ये कुछ समझाने के लिए बनाया है। इसके अंदर CH3, अगर इस CH मतलब ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 है, राइट। बट अगर ये CH3 की जगह CH3 CH2 आ जाए तो 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगे ना आपको। तो और अगर CH3 का होल ट्वाइस CH आ जाए तो एक ही हाइड्रोजन मिल पाएगा, और CH3 का होल थ्राइस C आ जाए तो एक भी हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसी वजह से बताया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे एल्किल की, अगर एल्किल की संख्या ज़्यादा हुई, जैसे या तो CH3 है, बट अगर हायर एल्केन जैसे कि मैथिल हो, एथिल हो गया है ना, प्रोपिल हो गया, ये सब जुड़े ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को कम कर देंगे। तो बेसिकली आप तो ये ध्यान रखो, जितने ज़्यादा इसके पास में हाइड्रोजन होंगे इस वाले के पास में जो कि इससे जुड़ा हुआ है CH से, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है।
और ये काम में कहाँ आते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने के लिए। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल है। तो टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में सेकेंडरी वाला, उसके बाद में प्राइमरी वाला, और उसके बाद में मैथाइल कार्बोकेटाइन। क्योंकि क्या है ना, इसके पास में आपको पता है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हो गए है ना, इसके पास में 6 हो गए, इसके पास में 3 हो गए। देखो कभी तो ऐसा होता है कि सवाल में आपसे ऐसे पूछ लिया कि इसके अंदर कितने अल्फा है, मतलब हाइड्रोजन परसेंट है, या कभी ये पूछ लिया कि इसमें से मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी है। तो आपसे एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, राइट। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आज का सबसे लास्ट टॉपिक था। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया आपको समझाने के लिए। एक सेकेंड, बट अगर किसी को फिर भी डाउट रह गए हैं तो एक बार आप लोग इसको वापस से देखना, ठीक है। मेरे को गारंटी आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ये वीडियोस यहीं रहने वाली है। आप अभी नोट्स बना रहे हो, आप इसको एग्ज़ाम के पास में मतलब अपने रिवीजन के पर्पज से भी देख सकते हो। अभी तो आप नोट्स बना रहे हो तो आराम आराम से बनाओ, आराम आराम से समझो हर चीज़ को। जब एग्ज़ाम पास आए ना तो आप एक काम करना, इस वीडियो को 2x पे चला कर देख लेना, ठीक है। बट ये उस टाइम के लिए सजेशन है, अभी इतनी मेहनत की जा रही है तो साथ के साथ नोट्स बनाओगे और 1x पे ही देखोगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी यही टॉपिक के मुश्किल से 2-3 पन्ने और बचे हैं, तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी कल वाले वीडियो में, क्योंकि आज 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। थोड़ा अपनी मैम के बारे में भी सोच लिया करो, है ना। अब आपको करवा देंगी बोल दिया ना, तो बस खुश हो जाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है उस तक ये वीडियो पक्का पहुंचानी है। और आप लोगों को मैंने इतना बोला है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो एक काम क्यों नहीं करते। घर पे इतने फ़ोन होते हैं, मम्मा का फ़ोन, पापा का फ़ोन, भाई का फ़ोन, बहन का फ़ोन है, इतने फ़ोन होते हैं, आप उनसे सब्सक्राइब नहीं कर सकते मैम का चैनल। अब आप ये सोचोगे वो पढ़ेंगे थोड़ी, वो पढ़ेंगे नहीं, बट चैनल पे सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर होते हैं ना बेटो। चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। बाय बाय।